हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर जो हमारा 12 चला हुआ है साइंस का, ध्वनि यानी कि साउंड्स, उसके पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। एनसीईआरटी बुक को लेकर हम चल रहे हैं, बड़े ही शॉर्ट और ट्रिकी वे से आज हम करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षेप आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साउंड जो है यानी कि ध्वनि चलती है हमारी संपीड़न और विलयन के द्वारा चलती है, और ये भी क्लियर है कि जो ध्वनि है वो कंपन से पैदा होती है। यानी कि जब भी किसी वस्तु से ध्वनि निकलती है तो उस वस्तु के आसपास के माध्यम के कणों में कंपन शुरू हो जाता है। ठीक है ना, क्या शुरू हो जाता है, उसके कणों के बीच में कंपन माध्यम होगा। जैसे हवा है, जैसे हम बोलते हैं तो इस तरह से कण एक दूसरे के साथ जो है कंपन में आ जाते हैं। सबसे पहले नज़दीक वाले कण में कंपन होता है, उसके बाद आगे कणों पर बल लगने पर उसमें कंपन शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक कण दूसरे कण से होते हुए ध्वनि को आगे बढ़ाता है। ध्वनि का संचरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ध्वनि का संचरण कहलाता है। जैसे ठोस, द्रव या गैस माध्यम में ध्वनि का उत्पन्न विक्षोभ गति करता है, न कि माध्यम के कण। याद है? आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? देखिए, मोस्टली जो हमारे आंसर रहेंगे वो यही रहेंगे कि जो ध्वनि है वो कंपन से पैदा होती है और ध्वनि जो है माध्यम के द्वारा संचरण करती है। तो जब भी घंटी पर चोट मारी जाती है तो घंटी में कंपन, वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा, और उसी वाइब्रेशन के कारण जो है जो हमारी घंटी होती है ध्वनि उत्पन्न करती है। प्रश्न 3, मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हैं। क्या आप अपने मित्र द्वारा ध्वनि उत्पन्न को सुन पाएंगे? देखिए, ध्वनि के लिए माध्यम जरूरी है, यानी कि या तो हवा हो या पानी हो या कोई ठोस पदार्थ का होना बहुत जरूरी है। जब तक माध्यम नहीं होगा ध्वनि पैदा नहीं होगी। लेकिन चंद्रमा का जो वायुमंडल है वो अत्यंत विरल है, मतलब गैसीय नहीं है, न के बराबर है, इसलिए वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। मतलब आपको आवाज नहीं सुनेगी अगर वहां पर आवाज लगाते हैं। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता, इनकी उत्तर आयाम, तारतव, उत्तर आवृत्ति। अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस का तारतव अधिक है, गिटार या कार का हॉर्न। तो देखिए, तारतव का मतलब उसमें कितनी ताकत है। तो देखोगे आपने, गिटार में भी ताकत होती है, लेकिन यदि हम कार के हॉर्न की बात करें उसकी पावर ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है, यानी कि ताकत उसका ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम से क्या अभिप्राय? देखिए, जब हमने एनसीईआरटी की बुक को एक्सप्लेन किया वहाँ पे इसको डिटेल में लिया है, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ही आपको समझाएंगे। तरंग दैर्घ्य, तरंग इनके दो क्रमागत संपीड़न या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक भाषा के अक्षर लैम्डा से दिखाते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर है। क्लियर है पॉइंट? तो क्रमागत संपीड़न या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ग्रीक लेटर लैम्डा से लिखते हैं और एसआई मात्रक मीटर है। जब तरंग को वक्र से दिखाया जाता है, वक्र का मतलब इस तरह से, वक्र के सबसे ऊपरी बिंदु को शिखर और सबसे निचले बिंदु को गर्त कहा जाता है। दो क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी तरंग कहलाती है। देखिए, मान लो हम जब ध्वनि को हम दिखाते हैं, देखिए इस तरह से दिखाते हैं, ये इस तरह से दिखाएंगे ना, इस तरह से, तो एक इसमें ये शिखर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला गर्त हो जाएगा। ठीक है ना, एक शिखर होता है, एक गर्त होता है, और दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी होती है, उसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। आवृत्ति क्या है? जब कोई घटना बार बार घटती है तो उसमें आवृत्ति होती है, इनके बारंबारता होती है। इकाई समय में होने वाले कंपन या दोलनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। जब तरंग एक संपीड़न से एक विरलन होते हुए अगले संपीड़न तक पहुंचती है तो एक दोलन होता है। दूसरे शब्दों में, जब तरंग एक शिखर से गर्त तक जाती है और फिर शिखर तक पहुंचती है तो एक कंपन या दोलन पूर्व होता है। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से दिखाया जाता है।
आवृत्ति का SI मात्रक क्या है, हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल क्या होता है, दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों को एक बिंदु से गुजरने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्त में एक तरह से जो विरलन और जो टाइम लेता है उसको यानी कि आवर्तकाल बन जाता है हमारा। दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें, एक दोलन में लगने मतलब जो एक दोलन को पूरा करने में समय होगा ना, तो उस आवर्तकाल होता है। इसको हम T से दिखाते हैं और इसका मात्रक भी क्या है, सेकंड। आवृत्ति और आवर्तकाल के संबंध को इस समीकरण के द्वारा दिखा देंगे। आवृत्ति होती है 1/T। आयाम, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, यानी जब आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि जो है जोर से सुनाई देगी। जब किसी ढोल को जोर से पीटते हैं तो आयाम अधिक होने के कारण ढोल की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पहले वेग के बारे में देखिए। तरंग के किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। वेग की हमारी वही सिंपल डेफिनेशन है, यानी एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्लियर है, यानी कि वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि v λ/t, v λ/t, यानी कि लेमडा गुणा 1/t। अब लेमडा गुणा 1/t किसके बराबर होता है, v, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर। इसलिए v किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा v। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब इसको हम आर पार गुणा करेंगे तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि वेग बराबर क्या होता है, तरंग गुणा आवृत्ति। इसको आप याद रखेंगे, वेग किसके बराबर होता है, तरंग गुणा में, तो यानी कि तरंग दैर्घ्य गुणा में आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य को हम लेमडा से लेते हैं और ग्रीक लेटर mu को हम आवृत्ति से लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास याद करने के लिए। किसी दिए हुए माध्यम में, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, वेग 440 मीटर प्रति सेकंड। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना की। देखिए ये हमने अभी वेग का फार्मूला आपको समझाया है। वेग का फार्मूला कहता है तरंग दैर्घ्य गुणा में आवृत्ति। तो तरंग दैर्घ्य कितनी है, तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज और वेग कितना है 440 मीटर प्रति सेकंड। तो v क्या आता है, लेमडा इंटू म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यानी कि 400 इज इक्वल टू लेमडा इंटू 200, यानी कि 200 बराबर लेमडा यहाँ से निकालेंगे। तो जब हम लेमडा निकालते हैं तो 200 400 के नीचे आ जाएगा, 400/200, यानी कि 2 मीटर आ जाएगा। सिंपल सी भाषा, सिंपल सा क्वेश्चन। हम सेम क्वेश्चन दोबारा से फिर, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय लगेगा। देखिए पहले हम टाइम पीरियड क्या होता है, 1/μ, ये टाइम पीरियड की हमारी डेफिनेशन होती है। तो 1/500 तो 0.002 सेकंड का होगा। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर है, प्रबलता और तीव्रता देखिए दोनों ही ध्वनि के गुण हैं और इनमें अंतर क्या है, प्रबलता का मतलब है ध्वनि कितनी धीमे या जोर से हो रही है, प्रबल। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम से आती है। तीव्रता का अभिप्राय ध्वनि के तारतव से है, ताकत से है। जबकि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है तो उसका तारतव और उसकी तीव्रता अधिक होती है। वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज है, देखिए ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है, याद रख लीजिए। उसके बाद द्रव आते हैं, फिर आते गैस। इसलिए जो टेलीफोन की तार होती है ना उसमें साउंड बड़ी जल्दी सुनती है। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनाई देती है, इनके इको साउंड। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक के बीच की दूरी की, देखिए फार्मूला हमारे पास हुई है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो 342 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि 3 सेकंड लेती है तो 126 मीटर हो जाएगा, सिंपल है ना। यदि दूरी और ध्वनि आने जाने में तय करती है इसलिए डबल हो जाएगी, मतलब डबल होती है तो इसलिए हम आधा कर देंगे तो 513 मीटर आ जाएगा। कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं, देखिए जो कंसर्ट हॉल होते हैं जिसमें बैठक मीटिंग वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर वक्राकार यानी गोल बनाई जाती हैं ताकि ध्वनि का बहुल प्रावर्तन हो सके। बहुल प्रावर्तन की मदद से ध्वनि को हॉल के हर भाग में पहुंचाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा प्रयास कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। निम्न में से संबंधित आवृत्तियों का प्रयास क्या है, आश्रय, अपसर्व्य,
ध्वनि, प्रासर्व्य ध्वनि। अपसर्व्य यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होगी, प्राध्वनि 20,000 से ज़्यादा होगी और दोनों के बीच में सर्व्य हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। देखिए ये क्या है, अपसर्व्य 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से किलोहर्ट्ज से ज़्यादा और दोनों के बीच सर्व्य आ जाएगी। एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस आ जाती है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, साउंड आती है एक पॉइंट, इसके बाद आती है, तो पहले तो हम दूरी ही निकालेंगे। दूरी कितनी होती है? दूरी होती है वही चाल गुणा में समय, ठीक है ना। दूरी क्या होती है? चाल गुणा में समय। तो चाल ये और समय ये दिया गया है, तो ये आ गई हमारी दूरी, ठीक है। यह दूरी ध्वनि आने और जाने में दूरी तय करती है, इसलिए डबल होगी ना, इसको हम आधा कर देंगे, क्योंकि आने में पहले देखिए ये एक साइड जाती है, फिर एक साइड गई, फिर वापस आई, तो डबल होगी ना दूरी, इसलिए इसको हम आधा कर देते हैं, तो ये आ जाएगी बीच की दूरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं टेक्सुअल क्वेश्चन। टेक्सुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। देखिए ध्वनि क्या है, हमने कई बार पढ़ा है, ध्वनि जो है एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी की एक फॉर्म है, जिसके कारण हमारे कानों में सुनने की संवेदना होती है, यानी कि हमें ध्वनि सुनाई देती है, ये एक तरह की कंपन होती है। और ये पैदा कैसे उत्पन्न कैसे होती है? कंपन से उत्पन्न होती है, यानी कि जब हम किसी वस्तु में कंपन पैदा करते हैं तो उस कंपन से ध्वनि पैदा होती है। जैसे जब आप किसी टेबल को पीटते हैं या किसी सतह को पीटते हैं, घंटी को पीटते हैं, किसी भी चीज़ को पीटते हैं तो उसमें कंपन होती है और कंपन से ध्वनि बनती है और वो हमारे कानों को सुनाई देती है। मनुष्य के जो हम होते हैं, हमारे अंदर वाक तंत्र होते हैं, उनमें कंपन पैदा होती है और जिससे आवाज़ निकलती है। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न विलयन कैसे उत्पन्न होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपीड़न, देखिए मान लो ये लाउड स्पीकर बनता है हमारे पास, ठीक है ना, ये स्पीकर है, यहाँ से ध्वनि जाएगी, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जैसे ही ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन बनती है, तो ये सी देखिए कंप्रेशन बन रहा है, इसको हम कंप्रेशन, ध्वनि का कंप्रेशन बन रहा है, और ये आर क्या बन रहा है? विलयन, ठीक है ना। फिर ये कंप्रेशन, फिर विलयन, कंप्रेशन विलयन, कंप्रेशन विलयन, यानी कि कभी कण पास आ रहे हैं, कभी कण दूर जा रहे हैं, तो यानी कि कभी तो दाब बन रहा है और कभी दाब कम हो रहा है। जैसे कि नेक्स्ट में ये दिया, देखिए ये डार्क दिखाए गए हैं, फिर हल्का हो जाता है, फिर डार्क हो जाता है, फिर हल्का हो जाता है, तो ये दाब की विभिन्नता है। दाब की क्या है? एक बार सी बन रहा है, एक बार आर बन रहा है, ठीक है ना। तो यही होता है संपीड़न और विरलन। ये क्या बनता है? संपीड़न और विरलन, यानी कि कंप्रेशन बन रहा है हमारे पास और आर बन रहा है, रिवर्बरेशन जिसको हम बोलते हैं। और देखिए यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्वनि जैसी मैक्सिमम हो गई, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, और जो बीच की ये यदि हम ले, देखिए ये हमारे पास गर्त होता है और ये ऊपरी सिरा होता है, ठीक है, और ये एक जो सिरा होता है उनके बीच की दूरी लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य बन जाती है, और ये क्या कहलाती है? धीरे। श्रिंग बोलते हैं इसको ऊपर वाली को, और गर्त बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है ना। श्रिंग और गर्त के रूप में, यानी कि कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इन साउंड वेव, तो सी का मतलब कंप्रेशन हो रहा है और आर का मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये हमारे पास घनत्व की विभिन्नताएं, इस तरह से ध्वनि चलती है। यानी कि जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंपन से लगे बल के कारण उसके निकट की वायु के कण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। देखिए जैसे डार्क बिल्कुल ब्लैक कलर दिखाया और या पास पास कण दिखाए, जैसे हम पैदा करते हैं ना, ध्वनि पैदा होती है तो नज़दीक आते हैं, कणों की ऐसी स्थिति को संपीड़न कहते हैं। उसके बाद जो है कण धक्का मारते हैं दूसरे कण को, संपीड़न होगा, फिर जो क्या है कण दूर दूर चले जाए, जैसे एक दूसरे को टक्कर मारेंगे दूर दूर चले जाएंगे तो विरलन हो जाएगा। इस तरह ध्वनि संपीड़न और विरलन करती हुई पैदा होती है और संपीड़न और विरलन की एक श्रृंखला बन जाती है जिससे ध्वनि आगे की ओर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है? इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सबसे पहले हम देखिए जार वाला लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास। एक बेल जार लीजिए, कोई भी बेल जार ले लेते हैं, विद्युत घंटी और एक निर्वात पंप ले लीजिए। निर्वात का मतलब वैक्यूम, यानी कि जो हवा को निकाल देता है। घंटी को बेल जार के भीतर लगाइए, जब आप घंटी बजाएंगे तो आप उसकी आवाज़ सुनाई देगी।
अब वैक्यूम पंप की मदद से बेल जार के भीतर की हवा निकाल देंगे और इसे बेल जार के भीतर वैक्यूम बन जाएगा। जब आप घंटी बजाएंगे तो उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। इनका मतलब हमें माध्यम की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है? देखिए, ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम के कणों के कंपन के समानांतर होता है, उसके बराबर चलता है, इसलिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में मदद करता है? तो तारतव होता है। किसी का तारतव कम होता है, किसी का तारतव ज़्यादा होता है। तो देखिए, हम रेडियो के स्टेशन सुनते हैं, सिग्नल सुनते हैं, ये सारा ही तारतव के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, तड़ित की चमक यानी कि बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो ये दोनों साथ साथ, देखिए जैसे ही बादल रगड़ खाएंगे तो चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं और आवाज़ भी बनेगी। तो फिर हमें चमक पहले दिखाई देती है लेकिन गर्जन बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है स्पीड पर, वेलोसिटी पर, वेग पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि जो तड़ित की वेग है वो बहुत ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि का तो बहुत कम है, 332, कभी 342, इतने लगभग 350 के आसपास होता है। इसका मतलब उसकी चाल कम है, उसकी चाल ज़्यादा है, इसलिए हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। यानी कि प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, इसलिए तड़ित की चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड बाद गर्जन सुनाई देती है। किसी व्यक्ति का औसत सर्वैप्रास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की अनुदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकंड लीजिए। अब v क्या होता है? लेमडा म्यू। 20 हर्ट्ज की आवृत्ति है तो v हमारी कितनी है, वेग कितना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। v कितना है हमारे पास? 344। लेमडा हमें निकालना है और फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है? 20 हर्ट्ज दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, 344/20 हो जाएगा, 17.2 मीटर आएगा। इसलिए 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य लेमडा कितना आ जाएगा? 344/20,000, तो इनके 0.00172 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, दो बालक किसी एल्यूमिनियम पाइप के दोनों सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हम चाल देखते हैं दोनों की। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर पर सेकंड। वायु में कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकंड। मान लो जो दूरी है उनके बीच की पाइप, क्योंकि देखिए पाइप का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा है, उनके बीच की लंबाई d मान लेते हैं। ध्वनि द्वारा पाइप के अंदर वायु को तय करने में लगा समय d/344, क्योंकि वही फार्मूला भी लगेगा हमारे पास। समय कितना आ जाएगा? d/344 और d/6420। अनुपात क्या आ जाएगा? दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो इनके 6420/344 इनके 18.66 आ जाएगा, सही 6 आ जाएगा। किसी स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन होगा? 100 हर्ट्ज है तो 100 कंपन प्रति सेकंड, यानी कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा? तो हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 100 × 60। क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश की तरंगें करती है? देखिए, ध्वनि परावर्तन सेम उन्हीं नियमों को करती हैं। ये नियम क्या है? अपवर्तन रेखा, परावर्तन रेखा, परावर्तित बिंदु, तीनों ही एक सरलेखा में होते हैं। परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। ध्वनि का क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह से टकराकर, ये वाला पॉइंट हो गया। तो नंबर 1 2 पॉइंट है, जिस दिन तापमान ज़्यादा हो, जिस दिन तापमान कम हो। जिस दिन तापमान कम होगा उस दिन प्रतिध्वनि ज़्यादा सुनाई देगी। इसलिए होता है क्योंकि घनत्व बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 उपयोग क्या है? नंबर 1, लाउड स्पीकर से ध्वनि को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो वो हार्ट की बीट को यानी कि ध्वनि को सुनने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित पानी के एक तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? बिल्कुल आसान है।
देखिए हम एस दूरी निकालना हमें जरूर, दूरी होगी तो ही हम सवाल को कर सकते हैं। तो एस क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फार्मूला है समीकरण में। तो एस कितनी है, 500 मीटर दी गई है, 0 + 1/2 जी 10, ग्रेविटी का मान होता है 9.8 होता है ना, लेकिन हम यहाँ पे कितना लेंगे, 10 लेंगे, 9.8 होता है। टी हमें निकालना है, तो यहाँ से टी की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 500/5 आ जाएगा, बराबर 100 हो गया ना, ठीक है। तो टी कितना आ गया, 10 है। इनके तालाब की सतह से धमनी को मीनार तक की चोटी पहुँचने में समय कितना लगेगा, टी बराबर S/V, यानी कि दूरी बटे V, 500/340। टोटल समय 10 हो गया, 1.47, 11.47। 14वां क्वेश्चन सेम है। एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। यहाँ पे प्रति सेंटीमीटर रहेगा ये, ठीक है, ये नहीं आएगा। वेग क्या होता है, λ/2v, तरंग दैर्घ्य गुणा में फ्रिक्वेंसी। तो वेग कितना है, 399, लेमडा 0.015 दिया गया है, वी हमें निकालना है, तो ये आ गया 399, यानी कि तो 26600 हर्ट्ज आ जाएगा। अनुरण क्या होता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। देखिए अनुरण क्या होता है, जब हम किसी भी बड़े हॉल में बैठे हैं और वहाँ ध्वनि पैदा करते हैं तो दीवारों से बार बार परावर्तन होता है, इसलिए हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बार बार ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कुएं में आवाज़ लगाते हैं तो बार बार आवाज़ सुनती है, तो इसी को हम अनुरण कहते हैं। बार बार होने वाली इस प्रतिध्वनि को अनुरण कहते हैं। अनुरण की रोकथाम के लिए दीवारों पर ध्वनि अवशोषण लगाए जाते हैं। फाइबर लगा सकते हैं, गत्ता लगा सकते हैं, प्लास्टिक लगा सकते हैं, पर्दे लगाए जा सकते हैं, कुर्सियों में गद्दों के रेसे लगाए जा सकते हैं, कोई अन्य ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाया जा सकता है। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय यह है, किन कारकों पर निर्भर करती है। देखिए ध्वनि कितनी धीमी है या तेज है, ये उसकी प्रबलता है। यदि ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर है तो कम आयाम का मतलब धीमी आवाज़, जबकि अधिक आयाम से तेज आवाज़ उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए प्राध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। देखिए चमगादड़ प्राध्वनि उत्पन्न करता है, ये हमें पता है। जब प्राध्वनि किसी अवरोध या शिकार से परावर्तित होती है तो चमगादड़ के पास वापस आ जाती है। इसके आधार पर चमगादड़ स्थिति का पता लगा लेता है। वस्तुओं को साफ करने के लिए ध्वनि प्राध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए जो हमारे बिल्कुल छोटे छोटे कल पुर्जे वाले जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप के अंदर के पार्ट होते हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम प्राध्वनि का उपयोग कर सकते हैं। इनकी वस्तु को किसी अपमार्जक से धोया जाता है और वस्तु पर प्राध्वनि तरंगों से प्रहार किया जाता है। प्राध्वनि के कारण वस्तु में कंपन पैदा होगा और गंदगी अलग हो जाती है। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। देखिए सोनार हमने जो है चैप्टर में किया था फुल डिटेल में, थोड़ा सा इसका आउटलाइन ले लेते हैं। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से जल के भीतर स्थित किसी वस्तु की दूरी, दिशा तथा चाल का पता किया जाता है। इसे जहाजों पर इस्तेमाल किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित और एक संसूचक होता है। प्रेषित से प्राध्वनि छोड़ी जाती है। ध्वनि जब किसी वस्तु से टकराती है तो परावर्तित होकर संसूचक तक पहुंच जाती है। वेग और समय को गुणा करने पर तय की दूरी का हम पता लगा लेते हैं। सेम हमारा पनडुब्बी वाला ही है। एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। दूरी का फार्मूला कहते हैं चाल गुणा में समय। लेकिन ध्वनि को वस्तु तक जाने और वापस आने में दुगनी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए डबल हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा में 3625 बराबर चाल गुणा समय 5 दिया गया। यानी कि हमने जो है ये वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर पुट करनी है। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम चाल निकाल लेते हैं। चाल एक साइड में आ जाएगी, तो जैसे मैथ में करते हैं चाल यहीं रह जाएगी और ये 5 जो है इन दोनों के नीचे आ गया, तो ये आ गया, ठीक है ना। इसको काटने से 1450 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए प्राध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए जब धातु के ब्लॉक पर प्राध्वनि प्रेषित की जाती है तो ध्वनि का परावर्तन होगा और कंपन भी पैदा होगी। परावर्तित रंगों के आधार पर कंप्यूटर धातु का प्रतिबिंब बनाता है, जिससे धातु के ब्लॉक के दोषों का पता चल जाता है। मनुष्य का कान किस प्रकार काम करता है, विवेचना कीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है। कर्ण पल्लव
का काम है अपने आसपास से ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना। देखिए जैसे बाहर होता है ना, बाहरी कान होता है जिसको हम पकड़ भी सकते हैं बाहर से, उसका काम क्या है, वो ध्वनि की तरंगों को इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद ध्वनि तरंगे श्रवण नलिका से गुजरते हुए कानपटा या कानपटा झिल्ली तक पहुंच जाती है, अंदर पहुंच जाती है। ध्वनि तरंगों के कारण कानपटा से कंपन होता है, जिसके कारण तीनों हड्डियां कंपन करने लगते हैं। उसके बाद कंपन जो काकलियाँ होती हैं उसमें पहुंच जाता है और काकलियों से श्रवण तंत्रिका तक, मस्तिष्क तक संदेश पहुंच जाता है और फिर मस्तिष्क ध्वनि को पहचानने का काम करता है। तो चलिए इसको हम बिल्कुल दोबारा से नए तरीके चलिए जो मानव कान की संरचना उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए हमारा जो कान है वो 3 तरह से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 तो है हमारे पास बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। 3 पार्ट हमने लिए गए। देखिए जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, जो बाहरी भाग है हमारे पास, जो बाहरी भाग है वो कर्ण पल्लव हो गया। वो क्या है, कर्ण पल्लव। ये देखिए जो हमें बाहर से दिखाई देता है ये हमारा क्या है, कर्ण पल्लव होता है, ठीक है ना। और फिर ये हमारा आंतरिक आता है। देखिए ये हमारे 3 पार्ट दिखाए गए ना। बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, बाह्य कर्ण रहेगा, जिसको हम बाहरी कान बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट रहेगा, क्लियर है। और जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है वो मध्य कान आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये चला गया आंतरिक कान। ये क्या चला गया, आंतरिक कान होता है हमारे पास। और जो हमारे इसके पार्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे पल्लव यानी कि बाहरी कान। फिर दूसरे नंबर पे मुद्रक दिखाया गया है, मुद्रक। फिर निहाई है, फिर बत्तख, फिर अंडाकार छिद्र होगा, फिर श्रवण तंत्रिका होगी, फिर कर्णपर्त होते हैं, फिर कर्णपट होता है, ठीक है ना। श्रवण नलिका देखिए ये होती है जो बाहरी कान के साथ साथ जो चलती है, श्रवण नलिका होती है, यहाँ से साउंड अंदर जाती है, ठीक है ना। तो इसका हम पहले देते हैं बाह्य कान। इसका आकार कोन की आकृति, जैसे बाहरी कान तो आपको दिखाई देता है, बाहर से पतली नरम सी हड्डी होती है। इसके गहरे भाग को कोंचा कहते हैं। बाहरी कान इलास्टिक और ट्रीज का बना होता है, इसमें खून का प्रवाह होता है। इसमें एक बाह्य कर्णनलिका होती है जिसका आकार जो है एस की तरह होता है। इसके एक किनारे पर पिन्ना और दूसरे किनारे पर कान का पर्दा होता है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 40 मिलीमीटर होती है और वॉल्यूम 4 सीसी होता है। इसका बाहरी भाग 2/3 भाग कार्टिलेज का बना होता है और इसका अंदर का भाग 3 बोनी होती है। कान की नली में खून का प्रवाह होता है। मिडल कान, कान के मतलब जैसे बाहरी कान से फिर नली शुरू हो जाएगी, कानों की नली हो जाएगी ना, उसके बाद जो दूसरा आएगा अंदर मुख्य रूप से कान का पर्दा, यूस्टेशियन ट्यूब या ईएनटी ट्यूब या 3 छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। इनके नाम है मेलियस, इंकस और स्टेपिस। कान का पर्दा बहुत ही बारीक झिल्ली का बना होता है जिसे हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यह बहुत ही नाजुक होती है और जब कोई ध्वनि संकेत कान के पर्दे पर टकराता है तो कंपन पैदा होगी और यहीं से इन तीनों हड्डियों से होते हुए आंतरिक कान में पहुंच जाता है। मध्य कान यूस्टेशियन ट्यूब तथा नाक की गुफा से जुड़ा होता है। यूस्टेशियन नाक को ईएनटी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वहाँ पे ईएनटी लिखा होता है, ईएनटी यानी कि ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, टी फॉर थ्रोट। ईयर, नोज और थ्रोट ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि यह कान, नाक और गले को जोड़ते हैं। इसी कान मध्य कान वातावरण से अचानक हुए हवा के दबाव को झेल सकती है और अगर अचानक किसी विस्फोट या धमाके के कान से पर्दा टकरा जाए तो फटता नहीं है क्योंकि यह जबरदस्त दबाव ईएनटी ट्यूब द्वारा नाक की गुफा में चला जाता है। और पर मुश्किल है कि यह ईएनटी ट्यूब नाक व गले के संक्रमण को भी कान तक पहुंचा देती है। भीतरी कान आंतरिक कान, इनके लैम्ब्रित। आंतरिक कान या लैम्ब्रित शंखनुमा संरचना होती है। इस शंख में दर भरा होता है। यह आवाज के कंपनों को तंत्रिकाओं के संकेतों में बदल देता है। यह संकेत 8वीं मस्तिष्क तंत्रिका द्वारा दिमाग तक पहुंचाती है। अंतर इनके कर्ण यानी कि लैम्ब्रित बोलते हैं कि अंदरूनी केशनुमा संरचनाएं आवाज की तरंगों की आवृत्ति के अनुसार कंपित होती हैं। आवाज की तरंगों को किस तरह अलग अलग किया जाता है यह समझना बहुत ही मजेदार है। आंतरकर्ण में स्थित पट्टियों की संरचना हारमोनियम जैसे अलग अलग तरह से कंपित होती है, यानी आवाज की तरंग की किसी एक आवृत्ति से कोई एक पट्टी कंपित होती है और दिमाग इसे एक खास स्वर की तरह समझ लेता है। इस ध्वनि ज्ञान के विषय में और भी कुछ मत हैं। शरीर संतुलन भी देखिए लैम्ब्रित पर डिपेंड करता है। आंतरकर्ण यानी कि लैम्ब्रित का एक और काम है संतुलन बनाना। शंख से कुछ ऊपर अलग अलग तलों, आड़े तिरछे कड़े
में स्थित तीनों अर्धगोलकार नलिकाएं लैम्ब्रिथ से निकलती हैं। ट्यूब में पड़े कण शरीर की स्थिति के अनुसार विशिष्ट नलिका में जम जाते हैं, इसी को संतुलन का एहसास होता है। यानी सिर की अवस्था के अनुसार ये कण एक नलिका में ज़्यादा होंगे और अन्य दो में कम। उससे मिलने वाला आंतरिक उद्दीपन सिर की किसी खास स्थिति का ज्ञान देता है। इसे संतुलन करने वाले संरचना में किसी किस्म की गड़बड़ी से जी में चलता है। अंतरकण के स्रोत में भी यह चक्कर आदि तकलीफ देता है। तो ये था हमारे पास आज का लेसन, जिसमें हमने पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। तो तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय